भाजपा ने एससी एसटी विरोधी रुख अपनाया है। इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर चुप है। मायावती ने यह आरोप लगाते हुए इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी घटक दलों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा था कि राज्यों को क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए, यहाँ तक कि एससी और एसटी के बीच भी उन्हें आरक्षण का लाभ देने से मना करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को भाजपा और इंडिया ब्लॉक पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने उपवर्गीकरण और समुदायों के भीतर आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की पहचान के मुद्दे पर एससी एसटी विरोधी रुख अपनाया है। वहीं विपक्षी गठबंधन की इस मामले पर चुप्पी घातक साबित हो रही है। इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति की सूची में समुदायों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने भी कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करके एक नीति विकसित करनी चाहिए तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देने से मना करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यूं कहें तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में कहा, यह बहुत दुखद और चिंताजनक है कि भाजपा नीति केंद्र ने एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के नए कानून को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ जन अपेक्षाओं के अनुरूप पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, पहले कोर्ट में कमजोर पैरवी और अब इसके लिए संविधान संशोधक विधेयक लाने में विफलता साबित करती है कि भाजपा का एससी एसटी आरक्षण विरोधी रवैया अभी भी उसी तीव्रता के साथ बरकरार है। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस और उसके भारत ब्लॉक की चुप्पी भी उतनी ही घातक है। यह एससी और एसटी के कल्याण और उत्थान में उनकी रुचि को दर्शाता है। मायावती ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हित केवल अम्बेडकरवादी बसपा में ही सुरक्षित है। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ दलित और आदिवासी समूहों ने एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। हालांकि हड़ताल के आह्वान का उत्तर प्रदेश में सामान्य जनजीवन पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि राज्य के बड़े हिस्से में दुकानें ज़्यादातर बंद ही दिखाई दी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कारोबार सामान्य रूप से नहीं चला, फिर भी सफल साबित हुआ। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के आदेश के खिलाफ भारत बंद का बसपा ने किया था समर्थन। पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने के लिए मिली भगत का आरोप भी लगाया था। पार्टी ने कहा था कि इन पार्टियों और अन्य को आरक्षण की जरूरत को समझना चाहिए और इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को अनुसूचित जातियों एससी और उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में कुछ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय भारत बंद को समर्थन दिया था। पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने के लिए मिलीभगत का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि इन पार्टियों और अन्य को आरक्षण की जरूरत को समझना चाहिए, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने हिंदी में लिखे एक पोस्ट में कहा, बसपा भारत बंद का समर्थन करती है क्योंकि SC/ST के उपवर्गीकरण और उनमें क्रीमी लेयर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है, जिसका कारण भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ साजिश और इसके अप्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने की उनकी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में इन वर्गों के लोग आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और पुरजोर मांग करेंगे कि आरक्षण में किए गए बदलाव को संविधान संशोधन के जरिए समाप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद ने कहा कि SC और ST के साथ OBC समुदाय को दिया गया आरक्षण का संवैधानिक अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सतत संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों को इनकी आवश्यकता और संवेदनशीलता को समझना चाहिए तथा इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देश भर के 21 संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया और उनका कहना है कि इसमें आरक्षण के मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग का निर्माण करते हैं ताकि उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों के पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण करना होगा, न कि सनक और राजनीतिक लाभ के आधार पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए भाजपा विधायक राजेश चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बता दें कि एक डिबेट के दौरान भाजपा विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, उन्हें सबसे भ्रष्ट नेता बताया था। शुक्रवार को अखिलेश यादव द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक समाचार चैनल की वीडियो में मथुरा जिले के मांठ क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विधायक चौधरी को यह कहते हुए सुना गया, इसमें कोई संदेह नहीं कि मायावती 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रही हैं और यह हम भाजपा ही थे जिन्होंने उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। हमने वह गलती की। इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी को भी एक महिला के रूप में उनकी गरिमा को धूमिल करने का अधिकार नहीं है। भाजपा के सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना एक गलती थी, जो एक लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान भी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह निराधार आरोप लगाना कि वह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। इस सार्वजनिक बयान के लिए भाजपा विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी चौधरी के आरोपों का जवाब देने के लिए यादव की आभारी है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, समाजवादी प्रमुख ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का जवाब देते हुए बसपा प्रमुख की ईमानदारी की सच्चाई को स्वीकार किया है। पार्टी इसके लिए आभारी है। इस बीच चौधरी ने यादव पर भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी को सीरियल बलात्कारी पार्टी में बदल दिया। भाजपा विधायक ने एक्स पर हिंदी में लिखा कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। आपने समाजवादी पार्टी को सीरियल रेपिस्ट बना दिया है।
अयोध्या और कन्नौज में पिछड़े और दलित समाज की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और आप अल्पसंख्यक वोटों के लिए हिंदू दलित बेटियों की इज्जत दांव पर लगाते हैं। औरंगजेब के अनुयायी अखिलेश यादव अपने तो भ्रष्टाचारी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। चौधरी ने पोस्ट में आरोप लगाया, क्या आपको 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड याद है? समाजवादी गुंडों ने मायावती को बदनाम करने की कोशिश की थी। ऐसा कौन सा अपमान बचा था जो आपके गुंडों ने मायावती पर नहीं किया? यह भाजपा ही थी जिसने मायावती की जान और सम्मान बचाई, अन्यथा समाजवादी गुंडों ने एक दलित महिला नेता को मार डाला होता। आप मूल्यों की बात करते हैं जबकि सत्ता के लिए अपने ही पिता का सार्वजनिक रूप से मंच पर अपमान करते हैं। आप घोर जातिवादी हैं और भ्रष्ट हैं। सपा प्रमुख ने कहा था कि भाजपा विधायक द्वारा मायावती के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी महिलाओं, विशेषकर हाशिए पर पड़े पीड़ित समुदाय महिलाओं के प्रति भाजपा सदस्यों की गहरी कटुता को दर्शाती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे विधायकों को संरक्षण देना भाजपा महिलाओं की गरिमा को गहरी ठेस पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा कि अगर भाजपा ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि यह सिर्फ एक विधायक की निजी राय नहीं बल्कि पूरी पार्टी का विचार। मायावती ने भी चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बसपा प्रमुख ने एक्स पर हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में कहा कि पार्टी बसपा को लगता है कि इस भाजपा विधायक को अब अपनी ही पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, इसलिए वह सुर्खियां बटोरने के लिए बसपा प्रमुख के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, भाजपा को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यदि वह मानसिक रूप से बीमार है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका इलाज हो, अन्यथा यह कहना गलत नहीं हुआ कि भाजपा की साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अगर भाजपा चौधरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो उत्तर प्रदेश की जनता राज्य में होने वाले आगामी 10 उपचुनावों में इसका जवाब देगी। उन्होंने पोस्ट में कहा, अगर भाजपा अपने विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे, जब उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। जनता आगामी 10 उपचुनाव में भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। बसपा प्रमुख मायावती के एक हैंडल से किया गया ट्वीट जो कि काफी चर्चित है, आइए देखते हैं। उन्होंने लिखा कि सपा व कांग्रेस आदि ये SC/ST आरक्षण के समर्थन में तो स्वयं स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं, किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण क्रीमी लेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं, जो कि आरक्षण विरोधी सोच है। ऐसे में सजग रहना बहुत जरूरी है। सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर BSP प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना। इसके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भाजपा को चाहिए कि वह उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वह दिमागी तौर पर बीमार हो तो उसका इलाज भी जरूर कराएं, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र नजर आता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी को जरूर देंगे। सपा व कांग्रेस आदि का चाल चरित्र व चेहरा हमेशा SC/ST विरोधी रहा है।
इस क्रम में भारत बंद को सक्रिय समर्थन नहीं देना भी यह साबित करता है। वैसे भी आरक्षण संबंधी इनके बयानों से स्पष्ट नहीं है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध में। ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों? और अब सपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां आदि आरक्षण के विरुद्ध फिर से अंदर अंदर एक लगती हैं, तो फिर ऐसे में केवल SC ST ही नहीं बल्कि अन्य OBC को भी अपने आरक्षण व संविधान की रक्षा तथा जाति जनगणना की लड़ाई अपने ही बल पर बड़ी साझेदारी से लड़नी है। सूरज कुमार बौद्ध यूजर लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है, बहन जी ने आगामी 27 अगस्त यानी आज के दिन बसपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। बैठक में SC ST समाज के विभाजन पर रणनीति बनाकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहन ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। लाखों बार साधुवाद बहन जी, हमें आप पर गर्व है। संजय कुमार BSP लिखते हैं कि बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन मायावती जी ने 27 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रीय एजेंडा पेश किया जाएगा। इसके अलावा SC ST आरक्षण को लेकर भी BSP बड़े कदम उठाने के लिए ऐलान कर सकती है। जय भीम, जय भारत, जय बसपा। अशोक सिद्धार्थ BSP लिखते हैं कि माननीय बहन जी द्वारा बसपा कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर दिनांक 21 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण विरोधी फैसले, आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर भारत बंद के निर्देश दिए थे, जो पूरे देश में बसपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। धन्यवाद, जय भीम। बसपा प्रमुख ने लिखा कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास सुन लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या स्वस्थ विकट हालात में उन्हें BSP के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, सबसे जातिवादी मीडिया ऐसे ही फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है, जिससे लोग सावधान रहें। हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई, जबकि माननीय श्री कांसी राम साहब ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में नहीं, उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव? दोनों के अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मानव श्री कांसी राम जी की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक BSP के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। सपा, जिसने 2 जून 1995 में BSP द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया गया था, इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। तभी फिर मान्यवर श्री कांसी राम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था तथा विपक्ष ने भी संसद को घेरा। तब जाकर यह कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका यह षड्यंत्र BSP ने फेल कर दिया था। साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से BJP सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? लोग सचेत रहें। इसके अलावा BSP वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब BJP पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है तथा अभी भी है।
लेकिन जाति जनगणना के बाद क्या कांग्रेस SC ST OBC वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी, जो SC ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए है? जवाब दे। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए साथियों, आप लोग को नमस्कार।